आज हम महासागरीय धाराओं के बारे में और उनके कारण के बारे में बात करेंगे। महासागरीय धाराएं सागरों में जो जल होता है या सागरीय जल होता है वो क्षैतिज रूप से एक निश्चित दिशा में प्रभावित होता है या उसका प्रभाव होता है, उसे महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराएं जो पृथ्वी के धरातल पर जो बहने वाली नदियाँ होती हैं, जो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं, उसी के आधार पर महासागरीय धाराएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन इनके बहने का कारण जो धरातल तल पर नदियां बहती हैं उनसे अलग होता है। और जो महासागरीय धाराएं, इनका वेग 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होता है और इनकी चौड़ाई लगभग 100 से 300 किलोमीटर होती है। और ये एक विशाल नदियों की तरह महासागरों में एक निश्चित दिशा में बहती हैं। इनके बहने के कारण बताए गए हैं। सबसे पहले बताया गया है पृथ्वी के घूमने से संबंधित कारण या पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कारण। जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है और जिसके कारण ऐसा होता है कि जो जल होता है वो तरल होता है और पृथ्वी ठोस होती है। तो तरल जल ठोस पृथ्वी का साथ नहीं दे पाता है, इसलिए अपने प्रवाह में बैलेंस या संतुलन बनाए रखने के लिए पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील होता है। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का बल कम होता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण का बल अधिक होता है, जिसके कारण विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जल का या सागरीय जल का प्रवाह होता है। उसके बाद आता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल का सिद्धांत ये है कि उत्तरी गोलार्ध में जो सागरीय जल है अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और जिसके कारण जो जल है एक निश्चित दिशा में बहता है। इसका मुख्य उदाहरण है जो नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है, वो कोरियोलिस बल के प्रभाव में बाईं ओर मुड़ जाती है। और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में जो जल बहता है वो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण बाईं ओर बहता है। इसका मुख्य उदाहरण ब्राज़ील की धारा है। और इसके बाद इसका कारण आता है वायुदाब का प्रभाव। जिस क्षेत्र में वायुदाब अधिक होगा वहाँ जलतल नीचा होगा और जिस क्षेत्र में वायुदाब कम होगा वहाँ जलतल ऊंचा होगा। तो इसका प्रभाव ये होता है कि जो जलतल ऊंचा होता है कम वायुदाब के क्षेत्र में, वहाँ से अधिक वायुदाब के क्षेत्र की ओर जल का बहना शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है प्रचलित पवनें। जैसे जो प्रचलित पवनें या स्थायी पवनें हैं एक निश्चित दिशा में ग्लोब के ऊपर बहती है। इसका मुख्य उदाहरण व्यापारिक पवनें। जो व्यापारिक पवनें या उत्तर पूर्वी पवनें हैं जिन्हें ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है, वो उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बह के सागरीय जल को बहाकर ले जाती हैं और जिसके कारण उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा का निर्माण होता है। ये उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा प्रशांत महासागर में और अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में होती है। और जो व्यापारिक पवनें होती हैं वहाँ से जो तटीय किनारों से जल के बहाव को उत्तर पूर्वी दिशा से दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर बहाकर ले जाती हैं। वहाँ तटीय किनारों पर जो जल का तल है वो गिर जाता है, जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में सागरीय जल नीचे से ऊपर की ओर आता है, जिससे धाराओं का निर्माण होता है। इसके बाद आता है बाष्पीकरण। अधिक बाष्पीकरण होने से जल का तल नीचा हो जाता है और वहाँ जल की लवणता बढ़ जाती है और जब जल का घनत्व बढ़ जाता है तो उस जल तल को बैलेंस करने के लिए कम घनत्व वाला जल या कम बाष्पीकरण वाले जल क्षेत्र से, जहाँ जलतल ऊंचा होता है, वहाँ अधिक बाष्पीकरण वाले क्षेत्र की ओर जल का बहना शुरू हो जाता है। इसका मुख्य उदाहरण है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर चारों ओर स्थल से घिरा हुआ सागर है लगभग, और जब उसमें बाष्पीकरण की क्रिया तीव्र होती है तो उसका जलतल गिर जाता है और इसके साथ ही साथ उसका घनत्व भी बढ़ जाता है।
तो जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए जिब्राल्टर धारा अटलांटिक महासागर से संकरे भाग की ओर, भूमध्य सागर की ओर बहने लगती है। इसके बाद आता है वर्षा एवं नदियों के जल का गिरना। जहाँ वर्षा अधिक होती है और नदियों का जल गिरता है सागर में, वहाँ पे जल तल ऊंचा हो जाता है। उदाहरण के लिए विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में जहाँ वर्षा सबसे अधिक होती है, वहाँ जल तल ऊंचा हो जाता है, तो फलस्वरूप विषुवत-रेखीय भागों से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जल का प्रवाह होना आरंभ हो जाता है। उसके बाद आता है ऊंचा तापमान। विषुवत रेखा पर ऊंचा तापमान हो जाता है, जिसके कारण जल गर्म होकर फैलता है और जल का तल ऊंचा हो जाता है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम तापमान होता है, जिसके कारण जल का सिकुड़ना बढ़ जाता है और जल का तल नीचा हो जाता है, जिसके कारण विषुवत-रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जल का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आता है लवणता का प्रभाव। लवणता अधिक होने से घनत्व अधिक हो जाता है और जल का जो तल होता है वो भी नीचे गिर जाता है। इसका मुख्य उदाहरण वही भूमध्य सागर दिया जाता है, जो एक प्रकार का बंद सागर है। बाष्पीकरण अधिक होता है, उसका जल तल गिर जाता है, जिससे जिब्राल्टर धारा अटलांटिक महासागर से आकर एक संकरे मार्ग से आकर भूमध्य सागर के जल की प्रतिपूर्ति के लिए बहने लगती है। इसके बाद आता है हिम का पिघलना। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान बढ़ने पर जब हिम पिघलता है तो वहाँ पर घनत्व कम हो जाता है और जल फैल जाता है, और इसके साथ ही साथ जल का तल ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण ध्रुवीय क्षेत्रों से निम्न अक्षांश की ओर जल का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आता है एक और कारण तट रेखा की प्रवृत्ति। जिस क्षेत्रों में तट रेखा या सागरीय तटीय रेखा कटे फटी होती है, वहाँ भी धाराएं टकराकर 2 या 3 भागों में बढ़ जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए उत्तरी अटलांटिक महासागर या अटलांटिक महासागर में जो दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा बहती है, वह धारा सेनराक द्वीप से टकराकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। पहली धारा उत्तर विषुवत-रेखीय जलधारा मिल जाती है और दूसरी धारा ब्राज़ील के तट से टकराकर ब्राज़ील धारा का निर्माण करती है। तो ये तो महासागरों की जलधारा एवं उनके बहने के कारण।